नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को जो है संधि कंप्लीट करवा दिया है 3 वीडियो में। पहले वीडियो में होगा स्वर संधि, दूसरे में व्यंजन और तीसरी वीडियो में विसर्ग संधि। तो संधि कंप्लीट है और संधि के बाद अब चलते हैं समास पर। और समास का मात्र एक वीडियो होगा यही, और इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके बाद मैं जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगा। पहले सोच रहा हूँ कि थ्योरी हर चैप्टर की कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद लगातार जो है प्रैक्टिस करवा दूँगा आप लोगों को। पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कई वीडियो पढ़ाया है और सबका प्लेलिस्ट बन गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वीडियो के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग देखिएगा भी सारा क्वेश्चन। इसके बाहर हिंदी में होता ही क्या है, कुछ नहीं होता है। सभी परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, ठीक है। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, ठीक है। संक्षेपीकरण का मतलब होता है कि समास का मतलब होता है छोटा करना, किसी चीज़ को जो बड़ा है उसको छोटा कर देना, उसे ही संक्षेपीकरण कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन, नया एवं सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द, ठीक है, यहाँ पे शब्द मिल रहे हैं, शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब मैंने आप लोगों को संधि पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? तो संधि में वर्णों का मेल होता है। और जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, समास में जो है, समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक है। समास में किसका मेल होता है? तो समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक है। संधि में वर्णों का मेल होता है और जो है संधि में शब्दों का मेल होता है। तो और ये चीज़ आपको पता लग गई, ठीक है। तो एक बार फिर से परिभाषा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को, जिसका कोई अर्थ हो, उसे समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, जैसे यहाँ पर है राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसको जो है पूर्व पद कहा जाता है और इसको जो है उत्तर पद कहा जाता है। जो पुत्र है इसको उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। इसको पहला पद, इसको दूसरा पद बोलते हैं, ठीक है। दो पद होता है। और इसके बाद चलते हैं हम, सामासिक शब्द किसे कहते हैं। सामासिक शब्द क्या है? सामासिक शब्द का मतलब होता है समास के नियमों से निर्मित शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे सामासिक शब्द को ही समस्त पद भी कहा जाता है, समस्त पद भी कहते हैं। समास समास होने के बाद विभक्तियाँ, समास होने के बाद विभक्तियाँ यानी चिन्ह, परसर्ग जो चिन्ह होते हैं, जैसे का, की, के, ये सब चिन्ह जो होते हैं, जैसे राजा का पुत्र का हो गया, तो ये सब चिन्ह जो है लुप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है राजपुत्र, ठीक है। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, यहाँ पे का जो है लोप हो गया है, ठीक है। इसी पर परसर्ग की बात हो रही है कि परसर्ग जो है लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, ठीक है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह, समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह का मतलब संबंध को स्पष्ट कर,
संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, पदों की प्रधानता, जैसे मैंने बताया था कि दो पद होते हैं, ठीक है, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद को पूर्व पद बोला जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद बोला जाता है, ठीक है। तो इन पदों के आधार पर जो है वर्गीकरण, जैसे प्रधान खंड किसको कहा जाता है, जैसे दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद, इसमें प्रधान पद कौन होगा, पहला होगा दूसरा होगा। तो यहाँ पे दोनों भी हो सकते हैं, कभी पहला होगा तो कभी दूसरा होगा, कभी दूसरा होगा तो कभी पहला होगा, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कौन सा होगा, मतलब कोई सा भी हो सकता है प्रधान खंड। तो इसका मतलब समझते हैं कि जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़े, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं, और जिस खंड पर नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं, गौण खंड कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जिस पे पड़ता है वो प्रधान होता है, जिस पे नहीं पड़ता है वो गौड़ होता है, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। प्रमुख समास, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। समास जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 6 प्रकार के भी मिलते हैं। जैसे वो 6 प्रकार के कौन से हैं, जैसे कर्मधारय हो गया और द्विगु समास है, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको जो है अलग से मान लिया जाता है। इस प्रकार से 6 हो जाते हैं। जैसे कि पहला है अपना अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कौन सा है द्वंद्व समास, और चौथा कौन सा है बहुव्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं आपको क्यों कहा जाता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु आता है। तो देखिए तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उसी तरीके से कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसी तरीके से द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। यानी कहने का मतलब कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तीनों में कौन प्रधान होता है, तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। याद रखना अव्ययी भाव में कौन प्रधान होता है, अव्ययी में पूर्व पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में दोनों होते हैं, और बहुव्रीहि में दोनों प्रधान नहीं होते हैं, यानी दोनों अप्रधान होते हैं। कोई तीसरा जो है प्रधान होता है, ठीक है। इसमें जो पहला पद और दूसरा पद है ये दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही मुख्य नहीं होते हैं, कोई तीसरा होता है। इस प्रकार से तो एक बार आपको मैं बताता हूँ, एक बार फिर से। अव्ययी भाव में जो है क्या है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी में पूर्व पद। और उसके बाद नंबर 2 पर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन सा होता है, तो उत्तर पद होता है, कौन सा, उत्तर पद होता है। इसी तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा आता है, कर्मधारय। कर्मधारय में कौन सा होता है, उत्तर पद। इसी तत्पुरुष के अंतर्गत द्विगु आता है, द्विगु में कौन सा होता है, उत्तर पद। और 3 नंबर पे आता है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व में कौन होता है, द से द्वंद्व, द से दोनों होता है, ठीक है, दोनों प्रधान होता है। और 4 नंबर पे आता है बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में कौन सा होता है, दोनों अप्रधान होते हैं, दोनों जो है अप्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों कौन से होते हैं, दोनों अप्रधान होते हैं। 4 नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ। दोनों जो है बहुव्रीहि में कौन सा होता है, दोनों अप्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों अप्रधान होते हैं, ठीक है। तो पहले में पूर्व पद, दूसरे में उत्तर पद, तीसरे में उत्तर पद, चौथे में उत्तर पद, पांचवें में द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब पांचवा का मतलब द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों, और बहुव्रीहि में छठा में अपना अप्रधान होता है, दोनों, यानी तीसरा कोई प्रधान होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले की तरफ। तो चलिए अब क्रम से पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। सबसे पहला कौन पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्यय जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास, इसमें 2 पद होगा, पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था राजपुत्र, ठीक है, इसमें 2 पद हुआ, ठीक है, एक पूर्व दूसरा उत्तर। इसी तरीके से इसमें पूर्व पद होगा, दूसरा उत्तर पद होगा। पहला इसमें प्रधान होगा क्योंकि पूर्व पद जो होगा यही अव्यय होगा, ठीक है।
जो पूर्व पद होगा इसी में अव्यय लगा रहेगा, तो इसलिए प्रधान होगा, दूसरा अप्रधान होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो है दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। विशेष में देखते हैं, पहला पद जो है, पहला पद नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग ना होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है, संज्ञा या विशेषण होता है। हिंदी में ऐसे समासों का बहुत प्रयोग होता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, उदाहरण में क्या देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन में इसमें अव्यय क्या है, प्रति है। ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा, दिन दिन होगा, विग्रह क्या होगा, दिन दिन। यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्यय क्या है, तो इसमें यथा जो है ये अव्यय है। ठीक है, अव्यय। देखिए शक्ति है लेकिन यथा लग गया तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे आ गया आमरण, आमरण, आमरण। ठीक है, मरण में क्या आ गया, लग गया आ लग गया अव्यय। ठीक है, आ यहाँ पे लग गया अव्यय। देखिए मरण जो है, एक बात मैं और आपको बता दूं, जो अव्यय होता है, अव्यय इसको हटाएंगे, अव्यय ऐसे हटता है कि जो पीछे वाला सेकंड पार्ट होगा वो पूरा सेंटेंस होगा, मतलब पूरा एक वाक्य, या मतलब क्या कह सकते हैं, पूरा एक शब्द होगा जिसका कोई न कोई अर्थ होगा। जैसे यथाक्रम है तो इसको हम यथा से ही कट कर सकते हैं। देखिए यथा का भी अपना कुछ है और क्रम का भी कुछ है। तो ठीक, क्रम जो है एक हमारा अर्थपूर्ण शब्द है। पेट, देखिए यहाँ पे पेट भी हमारा एक पेट जो अर्थपूर्ण जो है शब्द है। जैसे पेट का मतलब पेट होता है, लेकिन जो है यहाँ पे जब हमने लगा दिया भर, भर एक अव्यय है तो यहाँ मतलब भरपेट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, भरपेट। देखिए असर कहाँ पड़ रहा है, असर तो पेट का मतलब पेट ही होता है ना, पेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने भर लगा दिया, यानी हमारा जो पूर्व पद है, ये वाला पूर्व पद है, इसी पर असर पड़ रहा है ना, ये इसी अव्यय पर हमारा जो है असर पड़ रहा है, इसी की वजह से इसका जो है अर्थ बदल रहा है पेट का। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। इस तरीके से हम पता करेंगे कि इसमें अव्यय लगा है कि नहीं। ठीक है, समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। ठीक है, तो समास के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन इन्हीं समासों के अंतर्गत कुछ समास और भी आते हैं। तो जैसे देखते हैं हम, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है अव्यय पूर्व, नाम पद पूर्व। ठीक है, ये अव्ययी भाव के। तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय, दिगु, लुप्त, अलुक, उपपद, नच, लुप्त पद, ये सारे समास आते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो समानाधिकरण, व्यधिकरण। ठीक है, व्यधिकरण, समानाधिकरण और तुल्य योग, व्यतिहार। ठीक है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। ये कहाँ आता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अगला आता है द्वंद्व। द्वंद्व समास के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इतरेतर द्वंद्व। कौन सा आता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, एक शेष या वृत्ति द्वंद्व। ठीक है, एक शेष या वृत्ति द्वंद्व, ये सब जो है द्वंद्व समास के पार्ट हैं। ठीक है, तो विशेष टिप्पणी में हम देखते हैं, संस्कृति में दिगु तथा कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है। संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में दिगु और कर्मधारय को अलग अलग माना गया है, लेकिन हिंदी में इसकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे ही बता दिया था ना। यदि संस्कृत में पूछा जाए तो कितने भेद हैं, 6 भेद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी में 4। ठीक है, तो चलिए अब तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब तत्पुरुष समास की बारी है। ठीक है, तत्पुरुष में जिस समास में पूर्व पद विशेषण, जिस तत्पुरुष, ठीक है, पूर्व पद होता है और कौन सा होता है, उत्तर पद होता है। तो कह रहा है जिस समास में पूर्व पद जो है विशेषण हो, पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो, मतलब
इस पे कोई असर ना पड़े, क्या हो, गौड़ हो, तथा उत्तर पद विशेष, भाई जो विशेष रहेगा उसी की विशेषता तो बताएगा ये, जो विशेष रहेगा उसी की विशेषता ये बताएगा विशेषण, ठीक है। तो विशेषण जो है गौड़ हो जाएगा और जो विशेष है वो प्रधान हो जाएगा, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अब एक लाइन में मैं आपको बता दूं, पूर्व पद जो है विशेषण होगा, उत्तर पद जो है विशेष होगा, इसलिए जहाँ पर विशेषण और विशेष हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा प्लस संज्ञा के समास से, संज्ञा प्लस संज्ञा के समास से, जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, ठीक है, युद्ध, इसका युद्ध क्षेत्र हुआ, ठीक है। स्नान के लिए घर, स्नान गृह ना, स्नान के लिए गृह, स्नान गृह हो गए। इसी प्रकार संज्ञा प्लस क्रिया से कैसे बनता है? शरण में आगत, शरण में आगत मतलब शरणागत, पथ से भ्रष्ट यानी पथभ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो गया, ठीक है। तत्पुरुष समास को जो है ग्राफ से देखते हैं, जैसे इसमें पूर्व पद होगा, उत्तर पद होगा। पूर्व पद क्या होगा? विशेषण होगा। उत्तर पद क्या होगा? विशेष हो गया। ये पहला पूर्व हो गया, दूसरा उत्तर पद होता है, ठीक है। तो ये है, ये विशेष हो गया, ये विशेष होगा, और ये क्या होगा? ये विशेषण होगा, ठीक है। तो इसमें विशेषण जो होगा यानी पहला पद जो होगा ये अप्रधान होगा, और दूसरा पद जो विशेष होगा ये प्रधान होगा। इसे ही तत्पुरुष समास कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। विशेष, समस्त पद बनते समय, समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, तथा इसके विपरीत समास विग्रह करते समय, समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह जैसे से हो गया, पर हो गया, को हो गया आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आदि का प्रयोग, जैसे राजकुमार मैंने बोला था वहाँ पे, तो राजकुमार या राजपुत्र मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। यहाँ पे का जो है, ये जो का चिन्ह लग रहा है, इसी को जो है उपसर्ग या इसी को क्या बोलते हैं? परसर्ग, इसी को परसर्ग बोलते हैं या फिर चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? परसर्ग या चिन्ह बोला जाता है। समस्त पद बनाते समय, समस्त मतलब सामासिक पद जब बनता है तो इन चिन्हों का लोप हो जाता है, और जब विग्रह किया जाता है तो बीच में यही चिन्ह आ जाते हैं, ठीक है। इसी को समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह मतलब बड़ा करना। संस्कृत में संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं, संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे भी समास आ गए हैं जिनमें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता, संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता है। जैसे मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय अर्थात शिव, ठीक है। शिव को जो है, शिव भगवान जो हैं, इनको मृत्युंजय कहा जाता है। विश्व को भरने वाला विश्वंभर, अर्थात विश्वंभर किसको कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया, तत्पुरुष समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद में क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है। तो उत्तर पद जो है इसमें प्रधान होता है, और जो पूर्व पद होता है यह प्रधान होता है, इसे ही तत्पुरुष कहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कितने हो गए? तो भैया हो गए टोटल 6। कर्म तत्पुरुष, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इसमें जो है कुछ विभक्तियों का लोप होता है, जैसे कर्म को, यहाँ जहाँ कर्म रहेगा वहाँ पे को विभक्ति आएगी, ठीक है। जहाँ करण रहेगा, करण मतलब से और द्वारा। करण का मतलब होता है साधन, किस साधन से किया गया है। जैसे पुस्तक लिखी गई तो किसके द्वारा? पुस्तक पेन से लिखी गई या पेन द्वारा लिखी गई, इस तरीके से, ठीक है। संप्रदान मतलब के लिए, किसी, जैसे संप्रदान का मतलब होता है किसी को प्रदान किया जाए कोई चीज़, वहाँ पे संप्रदान होता है। जैसे राम के लिए, राम को कम्बल दिया गया, या फिर राम के लिए कम्बल लाया गया। तो यहाँ पे के लिए विभक्ति जो है
यूज होता है। ठीक है। अपादान, अपादान का कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है से, अपादान से। ठीक है। संबंध, संबंध होता है का की के, संबंध का होता है का की के होता है। अधिकरण में, अधिकरण में आता है में और पर। अधिकरण में क्या आता है? में और पर। जैसे कुर्सी पर या मेज पर। ठीक है। मेज पर, कमरे में, जैसे कोई बोलते हैं कमरे में। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? कमरे में एक मतलब क्या हुआ? कमरे में एक मतलब हो गया, यहाँ अधिकरण हो गया, में लग गया। में लगने से नहीं होता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कमरे में किसी चीज़ में। ठीक है। जैसे मेज पर, ठीक है, मेज पर पेन रखी हुई है। पेन कहाँ रखी हुई है? मेज पर। ठीक है। जहाँ में और पर आएगा वहाँ पर अधिकरण होगा। एक बार मैं फिर से, कर्म को करण से, द्वारा से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। अपादान मतलब से यहाँ अलगाव होने के भाव से रहेगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूदती है। ठीक है। और 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 भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी आगे बताऊंगा, याद नहीं आ रहा है। संबंध में का की के, अधिकरण में क्या होता है? में और पर। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अब समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये मैंने तत्पुरुष समास की कुछ आपको भेद बताया, तो इन्हीं भेद को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है। जैसे पहला भेद है कर्म। पहला भेद कौन सा है? कर्म। कर्म तो क्या है? गिरह कट, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। मैंने आपको बताया था कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को। कर्म का क्या बताया था? को। ठीक है। गिरह को काटने वाला, को लग गया। ठीक है। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को, स्वर्गवास, स्वर्ग को जाने वाला या फिर स्वर्ग को प्राप्त होने वाला। ठीक है। यहाँ पे को, हमको यही विभक्ति देखना, विभक्ति चिन्ह देखना है। ठीक है। को लगा, हमको याद होना चाहिए कर्म को होता है, करण से होता है। करण में क्या है? मन चाहा, यानी मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। मैंने बताया था करण में क्या होता है? से और द्वारा होता है। ठीक है। से और द्वारा होता है। ठीक है। ये अपना करण हो गया। संप्रदान मैंने बताया था के लिए होता है। ठीक है। संप्रदान, रसोई घर, मतलब रसोई के लिए घर। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते रसोई से घर, रसोई को घर, ऐसा नहीं बनेगा। रसोई के लिए घर होता है। जब के लिए लग गया तो आपको पता हो जाना चाहिए कि संप्रदान के लिए मैंने बताया था। ठीक है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। ठीक है। मार्ग के लिए व्यय, हम बोलते हैं ना मार्ग के लिए हमको कुछ खर्चा दे दो, तो मार्ग के लिए व्यय। ठीक है। अपादान, अपादान मतलब से होता है। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? अपादान का कारक चिन्ह होता है से, और यहाँ पर से का मतलब होता है अलगाव, अलगाव से होगा। ठीक है। किससे होगा? अलगाव से। तो अपादान, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, मतलब देश से निकाला, यहाँ अलगाव हो रहा है ना, अपने देश से निकाल दिया गया, कहीं और चला गया, अलग हो गया। अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पहले वो ऋण में डूबा हुआ था, लेकिन अब वो ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से उसका संबंध अलग हो गया, अब ऋण से उसका कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से वो ऋण मुक्त हो गया, यहाँ पे अलगाव हो रहा है। ठीक है। संप्रदान, संप्रदान मतलब संप्रदान, ये संप्रदान नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, एक सेकंड, यहाँ पे संबंध होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? ये गलती से टाइप हुआ है, यहाँ पे संबंध होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? संबंध। ठीक है। यहाँ पे संबंध होना चाहिए। तो ये संबंध है का की के, जो इसका कारक विभक्ति है का की और के होता है। ठीक है। जिसे गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है। दीनानाथ, दीनों के नाथ, मतलब दीनानाथ गरीबों के नाथ, गरीबों के भगवान जो भी है। यहाँ पे का की के, हमको कुल मिलाकर यही देखना है कि कौन सी विभक्ति यहाँ पे लग रही है। ठीक है। का की के लगी है तो मैं लगा दूंगा भैया ये संबंध हो गया। से लगेगा, अगर वहाँ पे अलगाव होगा तो मैं समझ जाऊंगा भैया वहाँ पे अपादान है, इसी तरीके से। ठीक है। अगला हमारा अंतिम है अधिकरण। अधिकरण क्या है? में और पर होता है। मैंने आपको बताया था अधिकरण का जो कारक विभक्ति होती है में होगा या पर होगा। पर जैसे मेज पर, में मतलब कमरे में, इस तरीके से इसका भाव होगा। ठीक है।
जैसे नगरवास, नगरवास का मतलब होता है नगर में वास, क्या होगा, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती। मेज पर किताब रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण होगा, मेज पर, ठीक है। इसी तरीके से अगला है नेच समास। क्या है, नेच, नेच, नेच। जिस शब्द में ना के अर्थ में आ का, ना के शब्द में आ का अथवा अन का प्रयोग हो, वहाँ पे नेच तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि नेच जो है किस समास के अंतर्गत आता है, तो नेच जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है ना के अर्थ में आ का प्रयोग किया जाता है, मतलब लगेगा तो आ, लेकिन वो जो है मतलब देगा ना का, कि नहीं हो रहा है, नहीं जाएगा। मतलब जैसे अभाव है किसी चीज़ का, अभाव का मतलब हमारे पास नहीं है वो चीज़ ना, यही तो हुआ। मैंने बोल दिया पैसे का अभाव है, तो मतलब हमारे पास पैसा नहीं है। यहाँ पे ना का अर्थ जो है आ देगा, ठीक है। इसी तरीके जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है असभ्य। असभ्य मतलब सभ्य नहीं है वो, सभ्य नहीं है, ना सभ्य ना। अभाव, अभाव का मतलब ना भाव, भाव नहीं है, ठीक है। भाव हमारे पास नहीं है, अभाव है, मतलब वो चीज़ नहीं है। इसी तरीके से अनंत, अनंत मतलब अंत, अंत ना, अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है, अंत नहीं है। असंभव, असंभव मतलब ना संभव। इस आ का मतलब तो यही असंभव, मतलब अगर हम आ हटा देते हैं तो संभव हो जाएगा, अगर आ लगा देते हैं तो ना संभव, मतलब संभव नहीं है भैया, असंभव है, मतलब संभव नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब नच में यही होता है कि ना के स्थान पर आ का यूज होता है, लेकिन मतलब उसका ना होता है, ठीक है। नच समझ में आ गया, पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्व ये सब तो सभी कर देते हैं, कभी कभी नच वगैरह में कुछ लोग फंस जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नच समास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आगे आ लग जाएगा वो, लेकिन आ का भाव जो है ना होगा, ठीक है। अब चलते हैं कर्मधारय समास की तरफ। कर्मधारय समास में क्या है, कर्मधारय समास, ठीक है। क्या है, कर्मधारय। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। कर्मधारय समास कहाँ पर होगा, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष, पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसी को हम ग्राफ में दिखाते हैं आप लोगों को कैसे होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है हर जगह हर समास में दो पद होता है, एक पूर्व पद होता है, ठीक है, दूसरा उत्तर पद होता है। यहाँ पे पूर्व पद जो है अप्रधान होगा, आप उत्तर पद यहाँ पे प्रधान होगा, ठीक है। पूर्व पद अप्रधान कर्मधारय में, ठीक है, कर्मधारय में, ठीक है। विशेषण और विशेष होगा, उपमान और उपमेय होगा, ठीक है। तो देखिए भाई, जहाँ विशेषण होगा उसके साथ उपमान होगा, ठीक है, जहाँ विशेष होगा उसके साथ उपमेय होगा, ठीक है। इसे ही भैया कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, विशेषण विशेष होगा, उपमान उपमेय होगा, ठीक है। ध्यान दें, क्या ध्यान देना आप लोग, हिंदी में कभी कभी विशेष पहले और विशेषण बाद में आ जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि पुरुषोत्तम में जो है कौन सा विशेष है और कौन सा संज्ञा है, या कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो भैया इसमें देखिए, जो विशेषण होता है वो विशेषता बताता है। तो पुरुषोत्तम में क्या है, उत्तम जो है ये विशेषता ही है किसी की, कि बढ़िया है, उत्तम है, बड़ा बढ़िया आदमी है, बहुत उत्तम आदमी है ना, तो ये उसकी विशेषता हो गई, ये विशेषता हुई। तो विशेषण जो है विशेषता बताता है, तो उत्तम जो है विशेषण हो गया, और पुरुष जो है ये अपना संज्ञा हो गया, ठीक है। कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे नीलकंठ, क्या है, जैसे नीलकंठ, क्या है, नीलकंठ। यहाँ पे कंठ जो है विशेष है, कंठ क्या है, विशेष है, लेकिन जो है कंठ क्या है, विशेष है, और नील जो है ये उसकी विशेषता है, ठीक है। नील क्या है, विशेष है, क्योंकि
ये मतलब विशेषण है, ठीक है। कंठ तो देखिए, कंठ, नीलकंठ, कंठ तो कंठ है, लेकिन कंठ कैसा है, तो वो नील जैसा है, ठीक है, या नीला है, इसलिए इसे नीलकंठ कहते हैं। नील का मतलब क्या, ये हो गया अपना विशेषण, ये हो गया अपना विशेष, मतलब पूरा क्या हुआ, नीला कंठ, ठीक है, नीला कंठ। समास विग्रह क्या होगा, नीला कंठ होगा, ठीक है। इसे नीलकंठ, इसमें पूछता है भैया इसमें कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है, तो कंठ, भैया कंठ जो है विशेष है, कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, तो क्या हो गया, नीला कंठ। जैसे नील कमल, क्या है, नील कमल, तो इसमें कमल जो है, कमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कमल कैसा है, नीला है, कैसा है, नीला। ये नीला क्या हो गया, नील क्या हो गया, ये उसकी विशेषता हो गई, ये विशेषण हो गया। पीत अंबर, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर का मतलब क्या हो गया, पीला वस्त्र होता है। अंबर, ये उस क्या है, ये विशेष है, लेकिन कैसा है ये, अंबर कैसा है, पीला है, पीत है, कैसा है, पीत है, ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है, विशेषण। महादेव, देव तो बहुत हैं, देव तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे किस देव की बात हो रही है, तो महादेव की बात हो रही है, जो महान है, महान देवता, ठीक है। महादेव का मतलब होता है महान देवता, ठीक है। देव तो बहुत हैं, भगवान तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे किस भगवान की बात हो रही है, महा की, महादेव, ठीक है। तो ये विशेष हो गया, सॉरी ये विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया, ठीक है। जैसे नील गाय, नील गाय, नील गाय यानी नीली है जो गाय, यहाँ पे विशेषण विशेष होगा, या फिर जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे है जो आएगा, क्या आएगा, विग्रह करते समय जो कारक विभक्ति होगी है जो आएगी। जैसे परमानंद, परम है जो आनंद, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ। परमात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पे है जो आएगा, ठीक है। सद धर्म, सत है जो धर्म, सत है जो धर्म, ठीक है। अध पका, आधा है जो पका, आधा है जो पका, इसकी विभक्ति हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, पका तो है, ये पका क्या हो गया, पका, कच्चा, पका, ये सब जो है विशेष, पका है लेकिन कैसा पका है, अध पका है, ठीक है, अध पका, ठीक है, आधा है जो पका। ये सब क्या हुए, कर्मधारय के, कर्मधारय क्या हुए, एग्जाम्पल हुए, ठीक है। कितने एग्जाम्पल हुए, नील कमल, नीला कंठ, पीताम्बर, महादेव, नील गाय, परमानंद, नीलकंठ, महात्मा, सद्धर्म, अधपका, ये सब क्या हैं, कर्मधारय के, कर्मधारय के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में तीन आ रहा है ना, इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहा जाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है, इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। द्विगु समास में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वहाँ पे संख्यावाची वाक्य आएगा, शब्द आएगा, जैसे त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, पंचभुज हो गया, इस तरीके से, मतलब 1 से लेकर 10 तक की गिनती आएगी। यानी जैसे कि क्या हो गया, रावण को क्या बोलते हैं, 10 शीश वाला, ऐसे करके जो भी है, पंचभुज, त्रिभुज, चौराहा, इन सभी चीज़ों में जो है देखिए 1 से 2 3 4 ऐसे कुछ गिनती करके आ रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। द्विगु में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर संख्यावाची विशेषण होगा, ठीक है। इसी को ग्राफ से देखते हैं, जैसे द्विगु समास सब में पूर्व पद होता है, सभी में उत्तर पद होता है, यहाँ पे पूर्व पद अप्रधान होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद को ही विशेष बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो पहला पद होगा यानी पूर्व पद होगा, ये विशेषण या संख्यावाची होगा, ठीक है, विशेषण या संख्यावाची होगा, ठीक है, विशेषण या संख्यावाची होगा। जैसे एग्जाम्पल है पंचवटी, पंचवटी, ठीक है, 5 + वटी, 5 वट, वृक्षों वाला स्थान, वट माने क्या होता है, वृक्ष, 5 वृक्षों वाला स्थान। शताब्दी, शताब्दी यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह ना, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह, मतलब कुल मिलाकर इसमें गिनती जरूर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 चौराहा पंचभुज ऐसे करके
ऐसे करके गिनती आएगी। ठीक है, ये हो गया अपना द्विगु समास। कौन सा हो गया? द्विगु। द्वंद्व समास, जिस सामासिक शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं। मैंने बताया था अव्यय में क्या होता है? अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है? उत्तर पद होता है। द्विगु में क्या होता है? उत्तर पद होता है। ठीक है, इसी प्रकार से द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में जो है पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद भी प्रधान होगा, उत्तर पद भी प्रधान होगा। दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है। ठीक है, विग्रह करने पे क्या आएगा? यहाँ पे और आएगा, एवं आएगा, या आएगा, और क्या आएगा? अथवा आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अथवा आएगा। यहाँ पे जब हम विग्रह करेंगे, जैसे भाई और बहन, भाई भाई, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि बीच में योजक चिन्ह, इसकी पहचान के लिए बीच में योजक चिन्ह ऐसे लगा रहता है द्वंद्व समास में। ठीक है, ये इसकी पहचान है। द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे भाई बहन, तो यहाँ पे क्या आया? भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार और विचार। माँ बाप, माँ और बाप। दाल भात, दाल और भात। खरा खोटा, खरा या खोटा। आगा पीछा, आगा और पीछा। यहाँ पे मैक्सिमम आपको और मिलेगा। ठीक है, अगर विग्रह करके दिया रहेगा तो। अगर जो है समास पद रहेगा, अब पूछेगा इसमें कौन सा समास है, तो आप द्वंद्व समास लगा देना। जब देखना उसमें बीच में योजक चिन्ह, देखिए सब में आपको योजक चिन्ह, आचार विचार, पाप पुण्य, भाई बहन, खरा खोटा, सब में योजक चिन्ह आपको मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग द्वंद्व समास पहचान लेंगे। ठीक, द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है और वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व में और तथा, तथा और या तथा का लोप होता है। वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा का लोप होता है, जैसे पाप या पुण्य नहीं, पाप पुण्य नहीं, अभी आप पीछे आपको एग्जाम्पल दिए थे। वैकल्पिक में मैं आपको एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। क्या होगा? खरा खोटा भी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, खरा या खोटा। ठीक है, खरा या खोटा, खरा या खोटा, या लग गया, खरा अथवा खोटा। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, ये द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, इस अब चलते हैं बहुब्रीहि समास। कहाँ पर? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो। भैया द्वंद्व में मैंने बताया दोनों प्रधान होंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोनों पद अप्रधान हो, मतलब एक भी प्रधान ना हो, दोनों अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं है, ये कोई तीसरा पद प्रधान है जो कोई अन्य है। ठीक है, वो प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है भैया? अर्थात शिव है। यहाँ पे देखिए नीलकंठ है, ये पहला पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद। ठीक है, लेकिन ना तो ये प्रधान है ना तो ये प्रधान है, क्योंकि प्रधान तो यहाँ पे शिव भगवान है। ठीक है, तो क्या हुआ? नीला कंठ, यानी जब कोई ऐसा अर्थ है जो इसमें मौजूद ना हो, यानी तीसरा हो, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जैसे चंद्रमौली, चंद्र हैं सिर पर जिसके, अर्थात शंकर जी। चक्रपाण, चक्र है पाण यानी हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है, जब तीसरे की ओर हो तो वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया भैया अव्ययी भाव, पहला मैंने आपको बताया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद में क्या होगा? पूर्व पद में जो है अव्यय लगा रहता है। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे यथा जो है अव्यय लग गया। इसी प्रकार से तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा।
उसके बाद नंबर 3 पर है, 3 नंबर पर है क्या है, 3 नंबर पर है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों प्रधान होता है। ठीक है, दोनों प्रधान होगा। और यहाँ पर 4 नंबर पे क्या है? बहुब्रीही। क्या होगा? बहुब्रीही समास। ठीक है, बहुब्रीही समास में क्या होगा? दोनों भैया अप्रधान होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे? अप्रधान होंगे। यहाँ पे कोई तीसरा जो है, यहाँ पे कोई तीसरा प्रधान होता है। ठीक है, क्या होगा? कोई तीसरा प्रधान होगा। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 और आते हैं। पहला कौन सा है? पहला है जैसे द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होगा? यहाँ पे जो है विशेषण होगा, विशेषण जो होगा संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची। क्या होगा? संख्यावाची। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे होता है चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, इस टाइप में। ठीक है, क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ये सब द्विगु समास के हैं। क्या है? द्विगु समास के हैं। अगला कौन सा है? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष होता है। अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? कर्मधारय समास। और इस कर्मधारय समास में क्या होगा? विशेषण होगा या विशेष होगा। ठीक है, विशेषण होगा या विशेष होगा, या उपमान होगा और उपमेय होगा। ठीक है, ये अपना कर्मधारय समास की पहचान हो गई। ठीक है, और तत्पुरुष समास के जो है जो भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, तो कर्म में क्या होगा? यहाँ पे को विभक्ति होगा, कर्म करण होगा। करण क्या होता है? से द्वारा कर्म करण। अगला होगा संप्रदान। संप्रदान मतलब होगा के लिए होगा इसका विभक्ति चिन्ह। क्या होगा? कर्म करण संप्रदान। अपादान। अपादान क्या होगा? यहाँ पे से होगा। क्या होगा? अलगाव के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए होगा? अलगाव के लिए होगा। किसके लिए? अलगाव के लिए होगा। ठीक है, अलगाव के लिए होगा। अपादान के बाद क्या होगा? अपादान के बाद होगा संबंध होगा। ठीक है, क्या होगा? संबंध। संबंध में क्या होगा? संबंध में होगा का की के होगा। ठीक है, का की और के होगा। उसके बाद होगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण होगा। अधिकरण में क्या होगा? में और पर होगा। ठीक है, एक बार मैंने आप लोगों का रिवीजन भी करवा दिया लास्ट में। तो समास समाप्त होता है, और जो है अगला वीडियो जो है जब मैं आप लोगों को इसके प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।